प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। संस्कृत प्रज्ञा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम सब हिंदी कक्षा 10 यूपी बोर्ड में निर्धारित विषय सूची पर चलते हैं। कल हमने आप लोगों को प्रश्न पत्र का विभाजन बताया था कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं और वे प्रश्न कितने अंक के आएंगे। तो आप सब समझ गए होंगे और उस पर उसी अकॉर्डिंग आप सब पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति हो। ये मेरी शुभकामना है। तो विषय सूची पर चलते हैं। पाठ का नाम हिंदी गद्य में और हिंदी पद्य में और अनिवार्य संस्कृत में कौन कौन से पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में हैं और आपका क्या पाठ्यक्रम है। हिंदी की मैं चर्चा कर रहा हूं जो कक्षा 10 में निर्धारित है। यूपी बोर्ड की पुस्तक है आपकी और बहुत ही उपयोगी ये वीडियो होगा आप लोगों के लिए। तो भूमिका आपको पढ़ लेना है। हिंदी गद्य जब आप हिंदी की पुस्तक खोलेंगे तो सबसे पहले आपको भूमिका मिलती है। भूमिका में आदमी कहता नहीं भैया अपनी आप भूमिका तो बनाइए। किसी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले किसी पुस्तक का अध्ययन करना है तो सबसे पहले हमें उसकी भूमिका पर जानना चाहिए, उसका आधार क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप भूमिका को ज़रूर पढ़ा करें। आप सब क्या करते हैं कि सीधे पाठ पर पहुंच जाते हैं। कुछ हमारे गुरुजन भी ऐसे करते हैं कि सीधा बच्चों को पाठ पर ही पहुंचा देते हैं। जैसे आपका पाठ है पहला गद्य में मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो वहाँ डायरेक्ट ना पहुँचा करके सीधा भूमिका, पहले भूमिका ही मिलती है तो भूमिका का अध्ययन कराएं, भूमिका को पढ़ाएं, बच्चों को कहें कि वो भी पढ़ें। और विद्यार्थियों आप ज़रूर पढ़ें इसको, भूमिका को। भूमिका से भी प्रश्न बनते हैं। फिर आपका है हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास मतलब इसमें हिंदी गद्य साहित्य का आपका इतिहास मिलेगा। किस युग का कब विकास हुआ, उस युग की कौन कौन सी रचनाएं हैं। जैसे आपका ये शुक्ल युग है, हमने बताया यहाँ से प्रश्न बनेगा। श्योर है बनेगा। शुक्लोत्तर युग है, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। कल मैंने अंकों का विभाजन भी कर दिया है कि शुक्ल युग से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंक के रहेंगे। शुक्लोत्तर युग करेंगे, उत्तर समझ रहे ना। शुक्लोत्तर युग का मतलब समझ रहे ना। शुक्ल युग के बाद का युग शुक्लोत्तर युग कहलाता है। हिंदी गद्य की विधाएं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न, देखिए ये भी पेज किस पर है, आपके 20 पर है, तो इसको आप अध्ययन करेंगे। प्रश्न कैसे बनाया गया, जब आप इन खंडों को पढ़ लेंगे, भूमिका पढ़ लेंगे, हिंदी गद्य का विकास को पढ़ेंगे, शुक्ल युग पढ़ लेंगे, शुक्लोत्तर युग पढ़ लेंगे, हिंदी गद्य की विधाएं पढ़ लेंगे, तो इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर। फिर ये अध्ययन और अध्यापन, ये दोनों के लिए है, अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के लिए है कि कैसे आपको अध्ययन करना है और अध्यापक को कैसे अध्यापन कराना है। फिर आपका पाठ है भैया देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये मित्रता। कौन सा पाठ है? मित्रता। देखिए उस पर लाइन चली गई है तो इसको हम मिटा देते हैं। ये आपकी मित्रता जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। फिर दूसरा है आपका ममता पाठ, गद्य की बात कर रहा हूँ, जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तीसरा है क्या लिखूं। इन पाठों से भी हम आपको अवगत कराएंगे। ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है, क्या लिखूं। क्या लिखूं पाठ का नाम है। किसने लिखा है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आगे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने क्या लिखा है? भारतीय संस्कृति
भारतीय संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रामधारी सिंह दिनकर जी किस पाठ को लिखे हैं? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी ने क्या लिखा? अजंता। अजंता का जब पाठ का आप अध्ययन करेंगे तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने ऐसा उकेरा है पाठ में, ऐसा लिखा है, ऐसा अंकित किया है कि ऐसा आप महसूस करें कि अजंता आपके सामने है। अजंता की गुफाएं, अजंता के जो बारे में लिखा है वो आपके अदृश्य रूप आपके प्रत्यक्ष आ जाएंगे। आप अनुभूति करेंगे, देखेंगे कि हाँ वाकई क्या लिखा है। यदि आपको सौभाग्य मिलता है तो अजंता जरूर जाएं, वहाँ जरूर घूमें। जयप्रकाश भारती जी हैं, इन्होंने लिखा है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। देखिए समय की सदुपयोगिता के बारे में इस पाठ में बताया गया कि पानी में चंदा, देखिए भैया जब चंद्रमा हो और आप उसको देखें तो पानी में दिखाई देता है, लेकिन कह रहा नहीं चांद पर आदमी, चांद पर आदमी पहुंच जाता है और बेचारा चांद कहाँ? पानी में दिखाई देता है। देखिए समय क्या कहता है। परिशिष्टि दी गई है, हिंदी व्याकरण है आपका, रचना के तत्व हैं, शब्द रचना के तत्व मतलब शब्द को कैसे बनाएं, इनके तत्व क्या क्या हैं। फिर देख लीजिए हिंदी काव्य आपका शुरू होता है तो 7 ही पाठ हैं आपके गद्य में, वो कौन कौन से हैं पुनः देख लेते हैं। पहला है आपका मित्रता, दूसरा है ममता, क्या लिखूं, चौथे हैं पाठ है आपका भारतीय संस्कृति, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, 5वां पाठ। 6ठा पाठ है अजंता, 7वां पाठ है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ये तो आपके भैया गद्य खंड में निर्धारित पाठ हैं और उनके लेखकों के नाम हैं। तो पाठ एवं लेखक का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। हर पाठ 7 पाठ है इसमें, याद कर लीजिए। भाई मित्रता किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ममता जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो इन पाठ के लेखकों का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। हिंदी काव्य में आ जाइए, कविता यानी पद्य कहाँ से शुरू हो रहा है उसकी भी आपको की भूमिका पढ़ करके जाना। भूमिका तो जरूर पढ़ना है। फिर है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। फिर भैया हिंदी पद्य साहित्य के प्रश्न से संबंधित जब आप इसको पढ़ लेंगे, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, इसका अध्ययन कर लेंगे तो इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए वीर गाथा काल की समय सीमा बताइए, वीर गाथा का अपर नाम बताइए, है ना, दूसरा नाम क्या है, या रीति काल या भक्ति काल या आधुनिक काल, ऐसे प्रश्न इन कालों से आपसे पूछे जाएंगे। फिर अध्ययन अध्यापन है, ये अध्यापकों के लिए है। फिर देखिए इसमें जो निर्धारित आपके भैया पाठ हैं, जैसे आप पद्य हैं तो पद्य का मतलब ये सूरदास जिसके लिखे हैं, सूरदास का आपको जीवन परिचय याद होना चाहिए। सूरदास जी ने जो पद लिखा है उस पद के शब्दार्थ आपको याद होने चाहिए, तभी आप उसका हिंदी अर्थ लिख पाएंगे, अन्यथा लिख नहीं पाएंगे। दूसरे हैं आपके तुलसीदास, कल मैंने चर्चा की थी कि तुलसीदास, कबीर और बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। सूरदास को आप याद कर लीजिए, तुलसी और बिहारी, सूर, तुलसी, बिहारी, और इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। कबीरदास तो उसमें चले गए हैं 9th में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप बिहारी लाल का जीवन परिचय, तुलसीदास जी का जीवन परिचय, सूरदास जी का जीवन परिचय, और आगे आप अच्छी तैयारी किए हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, सुपर स्कॉलर हैं, तो आप सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सभी पाठों लेखकों का जीवन परिचय आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए बोर्ड ने इसको निर्धारित किया है कि भैया आपको पढ़ना चाहिए, तो ज़रूर पढ़ें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको नहीं पढ़ना है, आपको सभी रचयिताओं के नाम आपको याद होने चाहिए, उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनका काव्य सौंदर्य, भाषा शैली, ये सब आपको याद होना चाहिए। रस क्या है, अलंकार उसमें क्या है,
फिर देख लीजिए भैया 5वें हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इन्होंने लिखा है चींटी चंद्रालोक बोल लिए हैं, कभी कभी दोषोच्चारण हो जाता है तो क्षमा कीजिएगा। चंद्रलोक में प्रथम बार किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। फिर महादेवी वर्मा जी हैं, हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति इन्होंने लिखा है, बहुत ही अच्छी कविता लिखे हैं ये लोग। फिर आपके राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने स्वदेश प्रेम लिखा है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, पुष्प की अभिलाषा एवं जवानी, जरूर इस कविता को पढ़िएगा आप सब, पुष्प की अभिलाषा और जवानी। सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी की समाधि पर लिखा है। मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत माता का मंदिर ये है। केदारनाथ सिंह ने लिखा है नदी। अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है ईवा जंगल भाषा एकमात्र अनंत है। श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी, बहुत ही स्वदेश प्रेम इसके अंदर जाग जाता है, देशभक्ति कूट कूट के आपके अंदर भर जाती है। फिर परिशिष्टि दी गई है, परिशिष्टि का भी आप सब अध्ययन करेंगे। काव्य सौंदर्य के तत्व, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं जो 165 पेज पर दिया गया है। भैया देखिए अनिवार्य संस्कृत है ना, ये अनिवार्य संस्कृत है, और वैसे मैं संस्कृत का अध्यापक हूँ और हिंदी संस्कृत उर्दू ये मेरे प्रिय विषय हैं। उर्दू भी लिखना जानता हूँ, पढ़ना जानता हूँ, बहुत अच्छी गति नहीं है लिखने में, फिलहाल काम चलाओ सरकार उसमें भी है। तो मान लीजिए आप कला वर्ग इंटर स्तर आप सभी विषयों का अध्ययन एवं अध्यापन कर सकते हैं। कला वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, साइंस तो मुझे सौभाग्य मिला ही नहीं पढ़ने को, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। संस्कृत प्रथमा पाठा जो अनिवार्य संस्कृत है कक्षा 10 हिंदी के पाठ्यक्रम में, भैया यहाँ से भी प्रश्न आपके आएंगे, पूछे जाएंगे, और एक श्लोक लिखने को आएगा बोर्ड में, तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए और श्लोक ज़रूर याद कर लीजिए। 1 श्लोक, 3 श्लोक, 5 श्लोक, 7 श्लोक, 11 श्लोक, जो भी आपसे याद हो सके। विद्यार्थी हैं ये मस्तिष्क है, इसमें जितना डालो सब लेता रहेगा, कभी बाहर नहीं फेंकेगा कि नहीं नहीं अब हमें ज़रूरत नहीं। इसका भंडार अनंत है। कंप्यूटर की चिप फिर भर जाती है, बदलना पड़ता है, इसको बदलना नहीं, इसको जब बदलेगा तो ईश्वर ही बदलेगा। संस्कृत में आपका प्रथमा पाठा है वाराणसी, द्वितीय पाठ है अन्योक्त विलासः, तृतीय पाठः है वीरः वीरेण पूज्यते, चतुर्थ पाठः प्रबुद्धो ग्रामीणः, पंचमः पाठः देशभक्तः चंद्रशेखरः, षष्ठः पाठः केन किं वर्धते, सप्तमः पाठः आरुणि श्वेतकीर्त संवाद, अष्टमः पाठः भारतीय संस्कृतिः, नवमः पाठः जीवन सूत्राणि। ये आपके पाठ्यक्रम में है अनिवार्य संस्कृत में, तो इसको ज़रूर पढ़ें आप सब। परिशिष्टि है संस्कृत व्याकरण में, संधि है, शब्द रूप है आपका, शब्द रूप 2 खंडों में, एक संज्ञा शब्द है और सर्वनाम शब्द है। धातु रूप हिंदी में संस्कृत से अनुवाद और निबंध, इतना ही आपको करना है, पढ़ना है। संस्कृत व्याकरण जो अनिवार्य संस्कृत है, उसमें जो संस्कृत व्याकरण दिया गया है उसमें से भैया केवल आपको संधि पढ़ना है, शब्द रूप पढ़ना है, धातु रूप पढ़ना है, और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद सीखना है। और अनुवाद भी आप लोगों में पढ़ाऊँगा, धातु रूप भी, शब्द रूप, संधि, सब आपको मिलेंगे। ईश्वर सब कुछ चाहेगा तो ईश्वर को मंजूर होगा कि आप
पढ़ाएं, बच्चों को दें, तभी ये संभव है। फिर देखिए मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए कर्ण, कर्मवीर भरत, तुमुल, ये खंडकाव्य हैं। तो भैया अयोध्या के जनपद के बच्चों को केवल जय सुभाष पढ़ना है। बाकी हमने इस पर भी बता दिया है कि कौन सा खंडकाव्य किस जनपद के विद्यार्थियों को पढ़ना है, और ये जानकारी होगी आप सभी को। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विद्यार्थी को ये जानकारी अवश्य होगी कि मेघदूत हमको पढ़ना है। मेघदूत नहीं, मुक्तिदूत। देखिए इस समय मैं मेघदूत पढ़ रहा हूँ, मेघदूत का नाम आ जाता है, कालिदास जी की वो रचना है। तो मेघदूत नहीं, मुक्तिदूत पढ़ना है आपको। और ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए कर्ण, कर्मवीर भरत, तुमुल, ये जो 9 आपके खंडकाव्य हैं, ये 9 खंडकाव्य अपने आप में सब अद्वितीय, बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। ऐसा नहीं है अगर आप पढ़ें तो सब कुछ पढ़ लें, लेकिन जय सुभाष अयोध्या जनपद के विद्यार्थियों को जरूर पढ़ना है, उनके लिए यही निर्धारित है। और हिंदी गद्य भूमिका अभी हम बता रहे थे ना कि भैया भूमिका जरूर पढ़ें। तो आइए भूमिका से आज थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। बाकी आपको अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे, देंगे, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आप सब देखना कम चाहते हैं। तो हिंदी गद्य भूमिका पढ़ लेते हैं। भूमिका में क्या है, गद्य क्या है, आइए जानते हैं। गद्य क्या है, प्रश्न बन गया ना कि गद्य क्या है। गद्य क्या है, प्रश्न बन रहा है। छंद, ताल, लय, ये देखिए भैया लिखा है, छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त, मतलब न छंद हो, न ताल हो, न लय हो, न तुकबंदी हो, उससे मुक्त हो, मतलब उससे स्वतंत्र हो, तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। आपको उत्तर मिल गया ना। गद्य क्या है, छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। गद्य शब्द गद्य धातु के यत प्रत्यय, किस प्रत्यय से, यत प्रत्यय जोड़ने से बनता है। क्या, गद्य। गद्य, ये भैया देख लो, गद धन यत प्रत्यय जोड़ा गया, क्या बना आपका, गद्य। समझिए। आइए आगे चलते हैं। तो गद्य का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है भैया, गद्य का अर्थ क्या है, बोलना, बतलाना या कहना। भाई कहानी देखिए तो उसमें ऐसा लगता है कोई बोल रहा है, कोई बता रहा है। उपन्यास देख लीजिए, रिपोर्टाज देख लीजिए, गद्य की जो भी विधा है, रेखाचित्र देख लीजिए, उसमें सब में क्या है, वो सब गद्य है। सामान्यतः दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली बोलचाल की भाषा में गद्य का ही प्रयोग किया जाता है। हम किसी से यदि कुछ बोलते हैं तो क्या कविता गा के उससे बोलते हैं, नहीं, गद्य में ही बोलते हैं। जैसे राम जाता है, ये पूरा वाक्य है, ये क्या है, गद्य है। गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल एवं सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करना है। ज्ञान विज्ञान से लेकर कथा साहित्य आदि की अभिव्यक्ति को माध्यम साधारण व्यवहार की भाषा गद्य ही है।
जिसका प्रयोग सोचने, समझने, वर्णन करने, विवेचन आदि के लिए होता है। वक्ता जो कुछ सोचता है, वक्ता यानी जो कहने वाला है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं इसमें वक्ता हूँ, तो उसे तत्काल गद्य के रूप में व्यक्त भी कर सकता है। कह सकता है, नहीं कर सकता है? जैसे कोई जा रहा है तो हमने कहा भैया वह जाता है, तो हम कहने वाले क्या हुए? वक्ता हुए कि नहीं? और जो सुनने वाला है वो क्या हुआ? वो श्रोता हो गया। ज्ञान विज्ञान की समृद्धि के साथ ही गद्य की उपादेयता और महत्ता में वृद्धि होती जा रही है। किसी कवि या लेखक के हृदयगत भावों को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। गद्य ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन है, इसलिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, धर्म, दर्शन, विज्ञान आदि के क्षेत्र में ही नहीं अपितु नाटक, कथा साहित्य आदि में भी इसका एक छत्र प्रभाव स्थापित हो गया है। एक छत्र समझ लेना, गद्य का सब पर साम्राज्य है। चाहे आप इतिहास पढ़ लीजिए, भूगोल पढ़ लीजिए, राजनीति शास्त्र पढ़ लीजिए, कोई धर्म की पुस्तक पढ़ लीजिए, दर्शन पढ़ लीजिए, विज्ञान पढ़ लीजिए, कोई भी क्षेत्र हो जो हिंदी में लिखी गई हो या अंग्रेजी में तो वो भी तो गद्य में ही लिखी जाएगी। अपितु नाटक, कथा साहित्य आदि में भी इसका एक छत्र प्रभाव स्थापित हो गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य का नाटक है, गद्य पद दोनों में लिखा गया, उसमें श्लोक भी हैं और गद्य। कोई भी नाटक लिखा जाता है गद्य में लिखा जाता है। संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, अद्वितीय है, फिर अन्य नाटक दूसरे। ऐसे हिंदी के भी बहुत श्रेष्ठ नाटक हैं। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो आधुनिक हिंदी साहित्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गद्य का आविष्कार ही है, और गद्य का विकास होने पर ही हमारे साहित्य की बहुमुखी उन्नति भी संभव हो सकी है। हिंदी गद्य के संबंध में ये धारणा है कि मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली, कौन सी बोली? खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को ही हिंदी गद्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी गद्य कहा जाता है। आइए देखिए, ये हिंदी गद्य कहा जाता है किसको? मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली को, साहित्यिक रूप को ही हिंदी गद्य कहा जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से व्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इन 8 बोलियों को हिंदी गद्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में मिलते हैं। अब देखिए भैया, इसी भूमिका में प्रश्न बन रहा है। क्या प्रश्न बन रहा है? कि हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रयोग हमें कहाँ मिलता है? तो राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में। राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में। ये देखिए, हिंदी गद्य का सर्वाधिक उपयोग, प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलता है? राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में। हिंदी गद्य की कितनी उपबोलियां हैं? यानी 8 बोलियां हिंदी गद्य की बोलियां, उपबोलियां नहीं, उसको और भी विभाजन करेंगे बोलियां। तो हिंदी की 8 बोलियां हैं ब्रज भाषा, नंबर 1। दूसरा क्या है आपका? दूसरी भाषा आपकी है, पहला है आपका ब्रज भाषा। कौन सी है? ब्रज भाषा। दूसरा है आपका खड़ी बोली। देखिए, इसमें थोड़ा ब्लैक बोर्ड वाला मामला शार्ट है, तो ऐसे देख लेते हैं।
जो हम बता रहे हैं आपको। पहला हो गया आपका ब्रजभाषा, दूसरी खड़ी बोली, तीसरा कन्नौजी, चौथा हरियाणवी, पांचवा बुंदेलखंडी, छठा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। गिनती कम होगी, गिनती गलत गिनती है। ये 8 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। पुनः गिन लीजिए। ब्रजभाषा 1, बुंदेल खड़ी बोली 2, कन्नौजी 2, 3 हरियाणवी, 4 बुंदेलखंडी, 5 अवधी, छठा बघेली 7वीं और छत्तीसगढ़ी 8वीं। ये 8 बोलियां क्या हैं? हिंदी गद्य की। हिंदी गद्य के अंतर्गत कितनी बोलियों को सम्मिलित किया गया है भैया? तो 8 बोलियों को सम्मिलित किया गया है। हिंदी इन ब्रज में भी बोला जाता है, खड़ी भाषा में बोली जाती है, कन्नौजी में बोली जाती है, हरियाणवी में बोली जाती है, बुंदेलखंडी में बोली जाती है, अवधी में भी बोली जाती है, बघेली में भी बोली जाती है और छत्तीसगढ़ी में भी बोली जाती है। तो यहाँ से आपका प्रश्न बना कि नहीं बना? प्रश्न बन रहा है कि हिंदी की बोलियां हैं 8। भाषा की दृष्टि से हिंदी की बोलियां हैं कौन कौन सी? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें कहाँ मिलता है? तो राजस्थानी एवं ब्रजभाषा में मिलते हैं। अगला है आपका गद्य और पद्य में अंतर। तो विद्यार्थियों, गद्य और पद्य अगली वीडियो में आपको मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। शुभकामना के साथ सभी को सादर नमस्कार। नमः संस्कृत।